Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Adda. This side Arun Pratap Singh Chauhan and today we are going to start our lecture number 7. In last lecture we study about dipole and dipole moment. Okay? हमने लास्ट लेक्चर में डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट देखा था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट किया था ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। और जो एक्सियल पोजीशन के लिए हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट आया था वो हमें फाइंड आउट हुआ, डाइपोल मोमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमें फाइंड आउट हुआ था 2kp/r³। ओके, यहां तक हमने स्टडी कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के कारण वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, वो हमें आज के टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं। आज का सेशन छोटा ही रहेगा, ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं होगा। और जो ये टॉपिक है आपके प्रीवियस ईयर 2017 में सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से देखना। मुझे लगता है कि शायद इस बार कोई एमसीक्यू क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आ सकता है और मैं उस क्वेश्चन को बताने की ट्राई करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। At first, what is equatorial position on dipole? So you can see here, these are two different charges, plus q charges and minus q charges. It's make a dipole arrangement. I told you dipole have a arrangement of two different charges which are at finite distance. यानी जो हमारा डाइपोल होता है, द्विध्रुव होता है, वो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें फाइनाइट डिस्टेंस पर यानी सीमित दूरी पर दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ और जो प्रीवियस लेक्चर का लिंक है वो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल पे वो उस लेक्चर को जरूर देखें इस लेक्चर को देखने से पहले। ठीक है, तो इसके इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट ए सम डिस्टेंस d, दिस डिस्टेंस इज नॉट फाइनाइट। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सियल पोजीशन के लिए r डिस्टेंस ली थी, वो फाइनाइट डिस्टेंस नहीं थी, वैसे ये d डिस्टेंस है वो फाइनाइट डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ पॉइंट P। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें समझ में आ चुका है कि हमें करना क्या है कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का एक अरेंजमेंट है जो डाइपोल कहलाता है। इससे इक्वेटोरियल पोजीशन डिस्टेंस d पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। वही इजी मेथड। अब आपको पता होगा, यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज फार अवे फ्रॉम दैट चार्जेस। ओके, सो ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी फार अवे। ओके, दिस साइड वी गिव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E1। ओके, एंड ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, यानी जो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा इस साइड। मैंने इसको दे दिया E2। ओके, और मैंने अज्यूम कर लिया, लेट्स अज्यूम एट पॉइंट P the charge q dash equals to 1 unit। ओके, मैंने अज्यूम कर लिया जो मेरा P पॉइंट है उस पे 1 यूनिट कूलम का कोई चार्ज है, तभी तो जो हमारा 1 यूनिट चार्ज होगा ये भी तो पॉजिटिव इन नेचर होगा। और जब ये पॉजिटिव इन नेचर होगा तो इस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो फार अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इस P पॉइंट को साइड में लिख लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन कंपोनेंट डिवाइड करने हैं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट P है। ठीक है, अब जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कंपोनेंट्स भी होंगे। आपको पता है कि जैसे ये XY प्लेन है और इससे कोई इसका जैसे इधर E1 डायरेक्शन है और इधर E2 डायरेक्शन है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। ये पैरेललोग्राम में वेक्टर फील्ड के अंदर आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। यही सेम मेथड मैंने शायद सेकंड लेक्चर में पैरेललोग्राम को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकालना बता रखा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो होता क्या है कि जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है वो एक्सिस तो कोस थीटा वाली कहलाती है। ठीक है, द एंगल
which are making with this x called cos theta and the other x component called sin theta। ये सब 11th क्लास के बेसिक्स है। आप यहाँ पे रिमाइंड कर सकते थे कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो हमारा cos थीटा कहलाएगा और जिस एक्स के साथ हमारा एंगल नहीं बन रहा है वो हमारा कहलाएगा sin थीटा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट द axial component, horizontal component is cos theta and the perpendicular component is sin theta। okay, so such like that due to this direction E1 is perpendicular to on this, so one horizontal component like this and this is perpendicular component। okay, let's from here you can see E1 is making a parallelogram for this point। okay, so this is x direction component, okay, and this is y direction component। okay, such like that जैसे ये इसका पैरेललोग्राम डायरेक्शन है ऐसे इसके नेगेटिव डायरेक्शन में ये इसका पैरेललोग्राम डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा E1 जा रहा है, ये हमारा E2 जा रहा है, तो ये इसके लिए भी ये cos थीटा वाला ही हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जो E1 के लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये है EY, ये हमारा sin थीटा कंपोनेंट रहेगा और जो E2 है उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही रहेगा और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो sin थीटा वाला वो ये रहेगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे यू विल सी हियर दिस इज अपर कंपोनेंट एंड दिस इज लोअर कंपोनेंट विच आर opposite in direction but same in magnitude, so due to this such like that this is plus EV sin theta and other one is minus EV sin theta। तो जब हम पैरेललोग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो जैसे वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव EV sin थीटा और नेगेटिव EV sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी जो इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा E1 और E2 के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा y डायरेक्शन में वो हो जाएगा 0। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सो हमने यहां से देखा वी सी हियर दैट the x component of E1 and E2 will add because E1 component in x direction I can say this is EX1 due to E1 and plus EX2 due to E2, okay, and the EY1 and EY2 cancel out each other because these components are same in magnitude but opposite in nature। so from here we can say for y direction EY net will be 0, okay, because ये जो डायरेक्शन है अपर डायरेक्शन एंड लोअर डायरेक्शन these components will cut each other and the electric field in y direction will be 0। now comes to for x direction EX will be equals to EX1 plus EX2, यानी E1 कंपोनेंट के कारण X1 और D2 E2 कंपोनेंट के कारण मैंने X डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लिख लिए। अब ये भी कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं हमारे मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, ठीक है, और विद डायरेक्शन आएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि EX इक्वल्स टू EX cos थीटा प्लस EX cos थीटा, और we can see that replace with EX with E because it's electric field, because here I also mentioned direction, so it is E cos theta plus E cos theta and it will be 2E cos theta। okay, so this is net electric field in horizontal direction or in x direction। now we know that E equals to KQ upon R square। okay,
अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कि बिटवीन द टू चार्जेस द डिस्टेंस इज 2l एंड द दिस इज मिडाइवल पॉइंट, मध्य बिंदु है ये इस एक्सिस का, सो वी डिनोट दिस O. द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q एंड पॉइंट O इज L and O to negative charge is also L and this is perpendicular distance is D. Then what will the distance between positive charge Q to point P and negative charge Q to point P? So by Pythagoras theorem in right angle triangle, जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होती है हम उससे निकालते हैं कि जो इसका कर्ण होगा, जो हाइपोटेनियस होगा, वो क्या आएगा, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस रूट ऑफ लॉन्गिट्यूड स्क्वायर. ओके, सो बेस इज L स्क्वायर, so this is L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा L स्क्वायर एंड लॉन्गिट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा D स्क्वायर. जो हाइपोटेनियस होता है, जो हमारा बेस स्क्वायर, जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है रूट में, ठीक है. तो मैंने इसको L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिनोट कर दिया है, ठीक है. और ऐसे ही ये डिस्टेंस होगी -q से P, ये भी ये सेम ही होगी L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट ऑफ. तो अभी तक हमने इसमें क्या किया है वो समरी हम देख लेते हैं. जो वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए जो हमारी वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा और जो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है. तो हमें क्या मिलता है 2e cos थीटा. और हमें पता है जनरली कि E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर. ये हम इसको इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको देते हैं हम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है. अब हम इक्वेशन 3 से देखते हैं कि जो हमारे E होगा वो हो जाएगा, K को हम एज इट इज रखते हैं, हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करें. चार्ज हमारे Q है ही, जो R होगी, R क्या है हमारे पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ओके, क्योंकि मैंने R स्क्वायर का R का स्क्वायर किया है. तो दिस इज इक्वेशन 4. अब इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, EX मिलेगा, वो हमें मिलेगा 2KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है. और कोस थीटा, अब हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना है. कोस थीटा होता क्या है, द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस. अब हमारा बेस क्या है यहाँ पर, मिडाइवल पॉइंट से बेस क्या है यहाँ पर हमारा L, ठीक है. तो कोस थीटा क्या हो जाएगा L अपॉन हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट ऑफ, ठीक है. तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2KQL अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल पावर 3/2. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ओके, ये काफी नीचे हो गया, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं. मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं क्योंकि इस डायग्राम का काम पूरा हो चुका है, ठीक है. आप इक्वेशन नंबर 4 से देख लेंगे, जो हमारा E का वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट हो चुका है, हम उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2 मैं ये लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2 our EX will be 2. E क्या है हमारे पास KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ओके, और जो हमारा cos थीटा था, जो हमारी इस तरीके से राइट एंगल था, इसमें जो ये बेस की डिस्टेंस थी वो थी L और जो हाइपोटेनियस था वो था L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट ऑफ, ठीक है. तो हमारा जो cos थीटा होता है वो होता है रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस. सो क्या हो जाएगा cos थीटा विल बी, दिस इज थीटा, cos थीटा विल बी L अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. ओके, सो फ्रॉम हियर K 2K QL अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2 EX. तो हमें तो एक ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो चुका है. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इक्वेटोरियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एमसीक्यू में वो क्या होगा. तो एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा कि 2KQL अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की होल पावर 3/2. इसके अलावा
जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अप्रोक्सीमेशन लिया था कि डिराइव करते हुए कि जो r डिस्टेंस है वो l से काफी बड़ी है, इसी तरीके से इस वाले डेरिवेशन में भी जो d लेंथ है वो l लेंथ से काफी लार्ज है। ठीक है, उसी अप्रोक्सीमेशन को हम यहां लेके चलेंगे। देखते हैं उस अप्रोक्सीमेशन को लेने के बाद यहां क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन 5 Ex इक्वल्स टू, अब P क्या होता है हमारा, Q इंटू 2L। हमें डायपोल के कारण तो बताया, तो हमें डायपोल भी तो इसके अंदर मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, Q K, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, Q इंटू 2L अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये हमारा क्या है, P। ठीक है, हम इसको P की फॉर्म में लिख दे तो दिस इज KP अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक आपसे MCQ के अंदर ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि KP अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल, यानी द्विध्रुव के कारण जो इक्विलेटरल पोजीशन होगी, यानी जो वर्टिकल पोजीशन होगी डायपोल के, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक तो 2KQL जिसमें चार्ज की फॉर्म में, और एक KPL, सॉरी यहाँ पे L में लिखना भूल गया, सॉरी, हाँ L नहीं आएगा क्योंकि वो डायपोल के अंदर मिनिमाइज हो चुका है। एक हो जाएगा हमारा KP अपॉन L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब लास्ट लेक्चर की तरह हम वही अप्रोक्सीमेशन लेंगे। We know that D is very greater than L. Okay. For example, ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, D is equal to 100 मीटर, ओके, एंड L is equals to 1 मीटर, ओके। अब आप 100 का स्क्वायर करो एक बार, तो हमें क्या मिलेगा, 1000, और आप 101 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको 1001 ऐसा कुछ ही डेटा, 10011 ऐसा करके आपको कुछ डेटा मिलेगा। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है क्या, 11 मीटर का ही तो है। यानी वही वाली बात कि आपका जब R बहुत लार्ज होता है तो हम उसमें कोई बिल्कुल स्मॉल वैल्यू ऐड करते हैं या फिर उसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो फॉर दिस कंडीशन अवर D plus L almost equals to D. So from equation 6 यहाँ हम L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का 3/2 कर रहे हैं। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर हो जाएगा। सो आवर EX विल बी इक्वल्स टू KP अपॉन D स्क्वायर की पावर 3/2। अब कोई हम इस टर्म को समझने के लिए कि D स्क्वायर की पावर 3/2, लेट्स अज्यूम हियर इज X स्क्वायर। ठीक है, और हमें उसका 3/2 पावर करना है, तो ये इस तरीके से डिनोट होता है कि x स्क्वायर इंटू 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा, x³। ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। ठीक है, जब किसी आपके चर घातांक वेरिएबल का कोई डबल पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम इसी की तरह, सेम इसकी तरह, तो हमारे पास EX क्या हो जाएगा, KP अपॉन D क्यूब, और यही हमारा E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि जो Y कंपोनेंट था वो तो हमारा 0 हो गया था, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा X कंपोनेंट के कारण। ठीक है, आई होप आपको अभी तक का लेक्चर काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। हमने डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने दोनों फॉर्मेशन के लिए देख लिया है, एक्सियल पोजीशन के लिए भी और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गॉस लॉ से और फ्लक्स से रिलेटेड सम टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, दोनों को कंपैरिजन कीजिए कि उनके डेटा में उनके जो रिजल्ट्स है उसमें क्या फ़र्क है।
ठीक है, आपको ऑलमोस्ट सेम से ही दिखेंगे दोनों रिजल्ट्स। ठीक है, तब तक आप रिवाइज करते लीजिए और इस लेक्चर को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी लिख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।